हेलो स्टूडेंट्स, आज है 1 अगस्त और आज का वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 12, जिसमें हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य को देखेंगे। और ये कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीतिक पाठ 2 संविधान निर्माण से ये वर्कशीट लिया गया है। इस वर्कशीट में कह रहा है कि हमारे संविधान के निर्माण के पीछे का दर्शन क्या है। ये दर्शन जो फिलॉसफी है, ये हमारे संविधान के निर्माण में क्या है, ये दर्शन, इसके बारे में हम जानेंगे। इसका जवाब संविधान की प्रस्तावना क्या है। संविधान के सबसे पहले जो प्रियम्बुल लिखा गया है उसको संविधान की प्रस्तावना कहते हैं। तो उस प्रस्तावना को समझने से ज्ञात हो जाता है कि इसमें वह दर्शन है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहले हम इस दर्शन को देख लेते हैं, संविधान की प्रस्तावना को देख लेते हैं कि संविधान का प्रस्तावना क्या है। उसके बाद ये पूरे टॉपिक को समझने में हमें आसानी होगी। तो संविधान का प्रस्तावना को भारत का संविधान की उद्देशिका भी कहते हैं, इसको संविधान का दर्शन भी कहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है और ये हमारे पूरे संविधान का झलक देता है। इसमें लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो भारत के संविधान का दर्शन है, इस भारतीय संविधान के दर्शन मतलब संविधान के प्रस्तावना में जो कुछ शब्द आए हैं, उन शब्दों के बारे में हम इस वर्कशीट में जानेंगे। तो देखते हैं कि इस वर्कशीट में इस संविधान के प्रस्तावना से कौन कौन से शब्द आते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्य मतलब मूलभूत मूल्य मतलब सबसे शुरुआती मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले शब्द आता है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, तो प्रभुत्व संपन्न मतलब भारत अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, कोई भी बाहरी शक्ति उसके फैसले को प्रभावित नहीं कर सकती। मतलब भारत जो भी फैसला लेगा अपने विवेक और अपने इच्छा के अनुसार लेगा। दूसरा शब्द है समाजवादी, कहता है ना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष, तो इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो समाजवाद का मतलब क्या होता है, सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। मतलब कि वो कानून ऐसा होना चाहिए कि समाज में सबको उद्योग धंधा करने का अवसर प्राप्त हो, सबको जमीन रखने का अवसर प्राप्त हो और सबको अपना आर्थिक विकास करने का अवसर प्राप्त हो। ये हमारे पूरे समाज में एक समान रहे, उसी को समाजवाद कहते हैं। अगला है शब्द है पंथ निरपेक्ष, जिसको कि धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि भारत में सभी धर्मों को समान माना जाएगा और भारत का कोई अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। देश में किसी एक धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं है, सारे धर्म एक समान है। भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, इसी को पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। लोकतंत्रात्मक कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक मतलब ऐसी शासन व्यवस्था जहां लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं, इस व्यवस्था को लोकतंत्रात्मक शासन कहते हैं। मतलब कि जहां जनता पर शासन करने के लिए जनता को ही चुनती है, उसी को लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। गणराज्य का मतलब होता है देश में शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना जाएगा, न कि किसी वंश या खानदान से होगा। तो हमारा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए, तो यही इसको गणराज्य घोषित करता है, क्योंकि गणराज्य का मतलब ही होता है कि देश का जो शासन प्रमुख होगा। तो हमारे यहाँ का शासन प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति लोगों द्वारा चुने जाते हैं, न कि वो पैतृक होते हैं, किसी वंश के नहीं होते हैं या किसी खानदान विशेष के नहीं होते हैं। तो इसी से कहता है कि गणराज्य होगा, हमारा देश का संविधान कैसा होगा, गणराज्य होगा, देश गणराज्य होगा।
और न्याय। न्याय कौन कौन से न्याय मिलेंगे हमें इस संविधान के माध्यम से? तो हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। कह रहा है किसी भी नागरिक के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको समाज में समान रूप से रहने का न्याय मिलेगा। आर्थिक मतलब धन कमाने के लिए न्याय मिलेगा। और राजनीति में भाग लेने के लिए समान रूप से न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग का हो, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या होगी उसको? तो देश के नागरिकों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब अपने विचारों की, वो जो भी विचार करेंगे, उनके मन में जो भी बात आएगा, उस विचार को दूसरों के सामने रख सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त होगी। और समानता, समानता भी हमारे संविधान के द्वारा देश के समस्त नागरिकों को प्राप्त है। तो समानता के बारे में कह रहा है कि देश में कानून के समक्ष सभी नागरिक समान होंगे, मतलब किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। सामाजिक असमानता की समाप्ति और सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना हमारे संविधान का लक्ष्य है। मतलब कि अगर वो योग्य हैं तो उनकी योग्यता के अनुसार उनको काम दिया जाएगा, और उसमें काम मांगने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए अपनी योग्यता के अनुसार वो समान माने जाएंगे, उनमें किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अंतिम शब्द आता है बंधुता। तो बंधुता का मतलब भाईचारा होता है। देश में सभी एक परिवार की तरह आचरण करें, आपसी भाईचारा बनाए रखें। ये हमारे संविधान का दर्शन बताता है कि हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा, समाजवादी होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतंत्रात्मक होगा, गणराज्य होगा। यहाँ न्याय मिलेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगा, समानता मिलेगी और बंधुता, भाईचारा बनती रहेगी हमारे संविधान के द्वारा। तो आइए अब देखते हैं कि इस में अब आपको प्रश्न क्या आ रहे हैं। तो प्रश्न है सबसे पहले कि संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। पहला प्रश्न है, तो ये बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ से आप लिखेंगे कि भारत के संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं। तो यहाँ लोकतंत्रात्मक व्यवस्था देखिए, कह रहा ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ लोग अपना शासक खुद चुनते हैं और उन्हें जवाबदेह बनाते हैं, इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाता है। संविधान निर्माण में तीसरा प्रश्न है कि संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का क्या महत्व है। तो ये जो बुनियादी मूल्य हैं, हम लिखेंगे संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों के आधार पर ही पूरे देश में शासन व्यवस्था को चलाया जाएगा, ऐसा हमारा संविधान का प्रस्तावना कहता है। तो इसका महत्व यही है कि संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों के आधार पर ही पूरे देश में शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। ठीक ना, इसका महत्व यही है। और अगला है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। तो हमने पहले ही बोला है कि पंथ निरपेक्ष इसलिए कहता है कि भारत में सभी धर्मों को समान माना जाएगा और देश में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा प्राप्त नहीं होगा। तो ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है। अगला है, आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे, स्पष्ट कीजिए। ये पांचवा प्रश्न है, आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा कि हमारे दैनिक व्यवहार में संविधान के बुनियादी मूल्य स्पष्ट दिखते हैं, जैसे
हमें अपने विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता है। अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है तथा हम वोट देकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार को पाते हैं, ठीक ना, जो कि हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य हैं। तो इस तरह से आपके पांचों प्रश्न के उत्तर हो गए। संविधान की प्रस्तावना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संविधान निर्माण में बुनियादी मूल्यों का महत्व, भारत पंथनिरपेक्ष राज्य क्यों कहलाता है, आप अपने जीवन में भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों को किस प्रकार दैनिक व्यवहार में लाएंगे। तो ये सारी आपके सारे प्रश्न हो गए और ये वर्कशीट भी पूरा हुआ। तो नेक्स्ट डे को भी आपका वर्कशीट इस चैनल पर आएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।